हाँ तो भाई आज हम बता रहे थे आपको वैदिक संस्कृति, क्योंकि जो पैट में आने वाला टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। इससे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया भाई? इससे पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बताओ जरा। इससे पहले हमने आपको बताया भाई, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था सिंधु घाटी, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है वैदिक संस्कृति, और हमने इसके PYQ भी लगवा दिए। आज फिर आपके जो है आर्ग्यूमेंट थे कुछ बच्चों के कि सर जी एक बार फिर करा दो, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो हम उन दोनों को कोलैब करके ये क्लास ले रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको वैदिक संस्कृति, ठीक है भाई। सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक देखना, कोई स्किप ना करे। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति है, इसका हम जानेंगे कि स्रोत कहाँ से मिला। तो सबसे पहले लिखो नाम, फिर उसके बाद लिखो आप समय काल, फिर उसके बाद लिखो वैदिक लोग, ठीक है भाई। नाम क्या है? नाम के नीचे निकला जानने का स्रोत, यानी कि जानने का स्रोत, यानी कि नाम कहाँ से पता लगा कि वैदिक वैदिक संस्कृति है ये। तो जानने का स्रोत होता है इसका वेद। क्या होता है इसका जानने का स्रोत? वेद। और वेद जो संस्कृत के विद धातु से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ये हमारे नाम के नीचे आना था। समय काल यानी इसकी जो काल अवधि है वो क्या है? वो 1500 BC से 600 BC। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिश्चियन से ईसाई के जन्म से पहले की बात है, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल, समय काल को भी दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल की जो समय है वो है भाई आपका 1500 से 600, ठीक है, 1500 से 1000 BC, सॉरी। और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600। तो ये दोनों आपको पता लग गया कैसे इसकी घटना है, यानी कि पूरा का पूरा समय काल क्या है? 1500 से 600 BC। अब वैदिक लोग में लिखिए आप, वैदिक लोग थे आर्य। वैदिक लोग क्या थे भाई? आर्य। वैदिक लोगों को क्या कहा गया? आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल में जन्मा, यानी कि कुलीन या उच्च या उच्चतम। आर्य का मतलब होता है जो ऊंची जात में पैदा हुआ है। कहा भी गया है कि ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच ना होए, ठीक है। मतलब ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, पर कर्म जो है बिल्कुल जो है कर्म कांड वाले हैं, ठीक है। तो कर्म करो, कांड मत करो, ठीक है भाई। तो आर्य का अर्थ क्या है भाई? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्चतम या उत्तम। आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार पूछा गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर है 36 बार। जो आर्य शब्द है वो ऋग्वेद में कितनी बार पूछा गया भाई? वो पूछा गया आपका 36 बार, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं। अब ये आर्यों की जो भाषा है वो क्या थी भाई? आर्यों की भाषा थी प्राक संस्कृत, यानी कि प्राकृत संस्कृत भाषा से इनका जो है ये लिया गया है, ठीक है भाई। ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो पूरा का पूरा आपको हमने एक बार इसका एक वो दिखाया, पूरा का पूरा, मतलब बता करके भाई कैसे ऐसे हमें यहाँ से ये लिया गया, यहाँ से लिया गया। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम वैदिक संस्कृति, ठीक है भाई। अब जो वैदिक संस्कृति है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, कि मेन फैक्ट क्या है, कहाँ क्या क्या चीज हमारे एग्जाम के हिसाब से टॉप मोस्ट है। तो आर्य कहाँ से है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग इस पर मत है। जैसे कि किसी ने कहा है कि भाई आर्य जो है मध्य एशिया से आए, किसी ने कहा आर्य अफ्रीका से आए, किसी ने कहा कि भाई ये तो जो है पंजाब से आए। तो सबके अपने अपने मत हैं। तो आपको लिखना है आर्य कहाँ से आए। अब इनमें सबसे पहले आए थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य भैया आए हैं आपके मध्य एशिया से। कहाँ से आए हैं आर्य? मध्य एशिया से, ठीक है भाई। कहाँ से आए हैं भाई? मध्य एशिया से। कहाँ से आए आर्य? मध्य एशिया से, ठीक है। तो अब सभी ध्यान दें, आर्य कहाँ से आए भाई? मध्य एशिया से। लेकिन एक और हुए, कौन? गार्डन चाइल्ड, ठीक है। उन्होंने क्या बताया भाई? जरा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए। आर्य, आर्य का मीनिंग क्या है भाई? आर्य का मीनिंग है श्रेष्ठ, कुलीन, कुलीन, उत्तम। और उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का विलोम होता है अधम।
हिंदी में याद रखना, उत्तम का विलोम क्या होता है भाई? अधम। ये याद रखना आपको, ये इसका विलोम शब्द है, विलोम शब्द है इसका ये। ठीक है भाई। अब जो आर्य कहाँ से आए, मेन टॉपिक क्या है हमारा? आर्य कहाँ से आए, ठीक है। वेयर फ्रॉम कम आर्याज, आर्य कहाँ से आए। तो आर्य कहाँ से आए भाई? तो आर्य जो आए, ये जितने भी आपके सब इसको ये नाम को इंडिकेट करता है, ठीक है। कहाँ से आए, मेन बात है कहाँ से आए। तो कहाँ से आए भाई? ये आए मध्य एशिया से, मध्य एशिया, मध्य एशिया। और ये किसके अकॉर्डिंग है भाई? ये स्टेटमेंट है मैक्स मूलर के, मैक्स मूलर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था क्या भाई? उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। क्या नाम था उनका? गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, ठीक है भाई। इन्होंने क्या बताया भाई? इनके अकॉर्डिंग दक्षिण से, इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई? दक्षिण से। लिखिए, इनके अकॉर्डिंग कहां से है भाई? वो दक्षिण से। लिखिए, इनके अकॉर्डिंग कहां से है भाई? दक्षिण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण रूस से, ठीक है भाई, दक्षिण रूस से। अब बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा भाई उत्तरी ध्रुव से आए। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा बच्चों? उत्तरी ध्रुव से आए। अब स्वामी दयानंद सरस्वती पीछे क्यों रहेंगे भाई? उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। देखो कैसे याद करोगे, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद, बच्चे उलझ जाते हैं। वेद दया, वेद दया, याद रखना, जहां वेद आ गया, ठीक है, वहां पे आएगा क्या? वेद दया। यही फंडा बनाना, माइंड सेट कर लेना बिल्कुल इस चीज के लिए। और जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने कहा कि जागते रहो और तब तक संघर्ष करो जब तक आपको सफलता न मिल जाए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद थे क्या? स्वामी विवेकानंद का आउटलुक थोड़ा सा बाहर की ओर है, शिकागो वगैरह में सम्मेलन किया उन्होंने, ठीक है। तो लिखिए, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा क्या भाई? तिब्बत से आए, ठीक है। अब एक और है भाई, उनको भी मत छोड़ो, डॉक्टर संपूर्णानंद, जो आपके जो वाराणसी में विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक हैं, ठीक है भाई। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय कहाँ बच्चों? वाराणसी में। तो उसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। सप्त सैंधव प्रदेश, इन्होंने क्या कहा भाई? कि नहीं, आर्य जो आए वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ठीक है। अब इन्हीं की जो बात में हाँ मिलाने वाले थे, उसका नाम पूछा गया था यूपी पीसीएस में, कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भाई जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए। तो उनका नाम था बाबू गंगानाथ झा, ठीक है भाई, बाबू गंगानाथ झा। क्लियर है? दोबारा फिर देख लो, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा भाई? गार्डन चाइल्ड ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी रूस से आए, सॉरी दक्षिणी रूस से। कहां से आए भाई? दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस, जिस आज का नाम क्या दिया गया? रसिया। रूस नहीं कहते अब कहते हैं रसिया। क्लियर है भाई? चलिए, इसके बाद हमारे जो बीजी बाल गंगाधर तिलक हैं, बीजी तिलक, ठीक, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, क्या कहा? कि भाई उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने सबने बोला कि भाई ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। लेकिन हाँ हाँ मिलाने वाले कौन थे भाई? कौन थे बताओ? गंगानाथ झा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगानाथ झा। इसके बाद, इसके बाद एक आपका अभिलेख आता है, बोगास कोई अभिलेख, बोगास कोई अभिलेख। ये एशिया माइनर, जिसका नाम तुर्की है वर्तमान में, एशिया माइनर, जिसका नाम क्या है बच्चों? तुर्की है। इसका काल क्या है भाई? 1400 बीसी। बोगास कोई अभिलेख कहाँ है? एशिया माइनर में है, जिसका नाम तुर्की है, यानी कि तुर्की है। इसमें क्या बताया गया भाई? इसमें क्या बताया बोगास कोई अभिलेख में? इसमें बताया गया है कि हित्ती और मित्तनी राजा के मध्य एक संधि का
उल्लेख है। कौन कौन से राजा थे भाई? हित्ती और मित्तनी, इनके बीच क्या है भाई? एक संधि का उल्लेख हुआ है बोगाज कोई अभिलेख में। और कहाँ पाया जाता है बोगाज कोई अभिलेख? एशिया माइनर में, एशिया माइनर में। अब ये जो संधि है, ये जो संधि हुई थी, ये इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, मतलब आप में कोई, आपके और इसके बीच में कोई समझौता हुआ तो वहां कोई ना कोई तो गवाह हो चाहिए। तो ये गवाह थे उस टाइम, कौन कौन थे भाई? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सभी को गवाह मानकर, साक्षी मानकर की गई थी। सबके अपने अपने तर्क हैं। सबने बताया भाई कि एक बच्चे का क्वेश्चन था, एक आय कहां से थी। वास्तव में भाई जब इतने लोगों ने बात करी कि ये आय कहां से थे, ठीक है, तो इसमें सबके अपने अपने तर्क थे और उन सबको जो है भारी पड़ गए थे। कहां से? ये आए थे मध्य एशिया से। ये फाइनल इसका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन जब तर्क वाली बात आती है तो फिर ये सारे तर्क कुतर्क में बदल जाओ, ठीक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इनको साक्षी किसको माना गया था? इंद्र को, वरुण को, मित्र को, नासत्य को साक्षी मानकर ये फैसला हुआ था, ये गवाही हुई थी, ठीक है भाई। अब इन्हीं देवता का उल्लेख मुख्य रूप से ऋग्वेद में हुआ है। इन्हीं जो देवता है आपके, इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र, इनका उल्लेख कहां भाई? ऋग्वेद में। और इंद्र देवता को तो पुरंदर तक भी कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है किलो को तोड़ने वाला, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा भगवान इंद्र को माना गया अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद कितनी बार जिक्र है इसका? कितनी बार जिक्र है? कितनी बार जिक्र है इसका? 250 बार। कितनी बार जिक्र है बच्चों? 250 बार, ठीक है। अब लिखिए, मैक्स मूलर और अन्य पश्चिमी इतिहासकार बोगास को अभिलेख के आधार पर, मैक्स मूलर और पश्चिमी इतिहासकार बोगास को अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर ये फाइनली आए कहां से थे। तो बोगाज कोई और मैक्स मूलर के जो सिद्धांत थे, यानी कि पश्चिमी इतिहासकार थे ये, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से आए। फाइनली भाई सारा रगड़ा झगड़ा खत्म कर दो, ऐसे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे जो एग्जाम में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, इन दोनों के आधार पर कहा गया कि जो ये एशिया कौन है आर्य, मध्य एशिया से आए, बस दैट्स फाइनल। यही आपका पुस्तकों में मान्य है, यही आपको मानना है। इसके हम PYQ कराएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा समझ में आएगा भाई, बेस्ट द बेस्ट क्लास होगी वो, तो क्लास को मिस मत करना। अब आपसे पूछने लगा पर्टिकुलर कि भाई बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग बताओ जी कहाँ से आए। फिर पूछने लगा भाई स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग बताओ कहाँ से आए। तो आपको आंसर क्या देना? उत्तरी ध्रुव और तिब्बत, ठीक है। अब सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती भी कुछ कहेंगे क्या? स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग तो आए ही नहीं वो, स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग आए, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग आने का मतलब क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग है भाई वह तिब्बत से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे आपके डालते हैं इस पर प्रकाश। आर्य मध्य एशिया से आकर, आर्य मध्य एशिया से आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। क्योंकि किसी ने यह भी कहा था भाई नहीं, सप्त सैंधव प्रदेश से आए। और सप्त सैंधव प्रदेश से किसने बताया था भाई? सप्त सैंधव प्रदेश से आपको बताया था संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और प्लस बाबू गंगानाथ झा। क्लियर है भाई? इसके बाद अब सप्त सैंधव प्रदेश क्या हो भाई? सप्त सैंधव नाम से ही विदित है। देखो हिस्ट्री को इतना बड़ा नहीं है, हिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है अगर आप उसको ढंग से पॉइंट टू पॉइंट नोट करके पढ़ोगे। सप्त सैंधव, सप्त माने सात और सैंधव माने नदी होता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियां बहती हैं, इसे कहते हैं सप्त सैंधव। पंजाब, जहां पे 5 नदियों का समाहार है, उसे कहते हैं पंजाब, ठीक है। अब नदियों का देश और नहरों का देश भी पूछा जाता है, ठीक। तो नदियों का देश है बच्चों इंडिया और नहरों का देश है अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन भी आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई।
स्पीड ज्यादा होगी तो भाई बता देना, ठीक है। बाद में सिंधु, कमेंट बॉक्स में सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज। सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज। ठीक है भाई। चलिए एक बार आपको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश किसने बताया था भाई? सप्त सैंधव प्रदेश बताया था आपका डॉक्टर संपूर्णानंद और प्लस उनके जो एक फॉलोवर थे, क्या था नाम उनका? डॉक्टर जगन्नाथ झा या जगन्नाथ झा। ठीक है। जगन्नाथ की जगह क्या है भाई? गंगानाथ झा। मैंने गलत बोला, उसके लिए सो सॉरी। गंगानाथ झा, गंगानाथ झा प्लस डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। ठीक है भाई, इन दोनों ने बोला था सप्त सैंधव प्रदेश से आए। अब जो ये बात करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, ये 7 नदियों का समाहार है, 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र क्या है भाई? सप्त सैंधव प्रदेश। अब इसमें कौन कौन सी आती है? देखो, सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं, जैसे आपकी रावी होगी, चिनाब होगी, झेलम होगी, सतलज होगी। ठीक है भाई। और आपकी जो ये क्या नाम जो है, झेलम होगी, रावी होगी, चिनाब होगी, सतलज होगी। ठीक है। और 2-4 और भी हैं, वो भी बता देंगे आपको, धीरे धीरे सारी बता देंगे। अब थोड़ा सा आप पेशेंस रख के बैठेंगे। लिखिए, अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, सरस्वती। कंप्यूटर जी ने गायब कर दिया भाई। ठीक है भाई, सरस्वती। चलिए, सरस्वती। इसके बाद लिखिए, सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, घग्गर और ब्यास। ब्यास 7 हो गई होंगी भाई। ये वर्तमान में है। अब इनकी एक ट्रिक लिखवाते हैं आपको कि इनका नाम वास्तव में है क्या। ठीक है, इनकी ट्रिक है बच्चों, आपको याद कराने के लिए ट्रिक बताएंगे, याद रखना सारे के सारे बच्चे सभी। क्या है भाई? देखो, वर्तमान में तो इनकी स्थिति ये है। क्या है वर्तमान में इनकी स्थिति? वर्तमान नाम और पुराना नाम। ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई। पुराना नाम, पुराना नाम। ठीक है भाई, वर्तमान नाम और पुराना नाम। अब वर्तमान में क्या है भाई? जरा ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। वर्तमान नाम और पुराना नाम, इसकी एक ट्रिक है, वो बाद में बताएंगे। पहले आप सप्त सैंधव नदियों का नाम लिख लें। सिंधु की जितनी भी सहायक नदी है, कौन कौन सी है भाई? झेलम, झेलम, चिनाब, रावी और आपकी झेलम, सतलज, सतलुज बोलते हैं इसको, सतलुज। और आपकी होगी विपाशा यानी कि व्यास, व्यास। एक होगी आपकी घग्गर, घग्गर। घग्गर 1 2 3 4 5 6। और एक कौन सी रहेगी हमारी? पता क्या? सिंधु तो हम छोड़ दिए, सिंधु तो लिखी नहीं। सिंधु भी तो है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी तो बोल दिया पर सिंधु लिखी नहीं। ठीक है। आप भैया होगी आपकी 7, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, घग्गर, सिंधु। ठीक है भाई। अब इनकी एक ट्रिक लिखेंगे सभी बच्चे, जिंदगी भर भूलेंगे नहीं आज के बाद आप।
चिराग वशिष्ठ का घर गोझर है। चिराग वशिष्ठ का घर, वशिष्ठ का घर गोझर है। ये ट्रिक है भाई, ये क्या है भाई, ट्रिक है, इसको याद करने की। कैसे? चिनाब, रावी, गंडक, विपाशा, सिंधु, सतलज। ठीक है भाई। और का, घग्गर यानी कि घर, गोमती, गोमल। ठीक है। और यहां से आएगा आपका क्या, ये आपका कुछ नहीं है, बस फिल इन द ब्लैंक है। तो ये जो झेलम है इसका नाम क्या है भाई, इसका पुराना नाम था वितस्ता। वितस्ता, या इसका नाम था हाइड स्पीसीज। चिनाब का था भैया अस्किनी। क्या नाम था इसका, अस्किनी, अस्किनी। इसके बाद आता है आपका रावी, पुरुषनी। इसको तो पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा कि पुरुषनी नदी के तट पर किस किस का युद्ध हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 10 राग युद्ध। ठीक है भाई। सतलज, इसका नाम है शतुद्री, शतुद्री। व्यास, यह है बिपाशा। और घग्गर, ये है आपकी द्विषदती, द्विषदती। और इसके बाद आपकी सिंधु, इसका नाम था हिंदू, हिंडस, हिंडस भी कह सकते हैं आप, हिंडस। ठीक है। ये आपके पुराने और नए नाम हैं। क्लियर। अब इसके बाद आपको कोई क्वेरी नहीं बच जाती कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो क्या था, किसका नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। एक बार दोबारा फिर देख लेंगे। ठीक है भाई। सिंधु, सिंधु, इंडस भी होता है, हिंदस भी होता है, और भाई आपका इसका सिंधु भी है, एज इट इज। ठीक है। इसके बाद वितस्ता हो गया झेलम का, रावी, पुरुषनी, रावी, पुरुषनी, चिनाब, अस्किनी, चिनाब, अस्किनी, सतलज, सतुद्री। और घग्गर का कहीं कहीं सरस्वती भी है भाई, घग्गर का कहीं कहीं क्या है बच्चों, सरस्वती भी है। और व्यास का विपाशा, व्यास का विपाशा। अब सरस्वती नदी को बहुत नाम दिए गए, देवी माँ, देवी तमा। ठीक है भाई, देवी तमा भी नाम कहा गया इसको। ठीक। ठीक है भाई, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया चीजें हैं। और जू का तू क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक नदी का नाम जरूर मिलना है पैट में। ठीक है भाई। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। और इसको कहा गया है नदी सूक्त। क्या कहा गया है, नदी सूक्त। और नदी सूक्त में भी पूछ रहे तो अलग से कितने का उल्लेख है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। सबसे ज्यादा उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी का है। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है, सिंधु नदी का। ठीक है। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है, सिंधु नदी का। अपनी सबसे महत्वपूर्ण नदी भी कौन सी हुई, सबसे महत्वपूर्ण नदी भी सिंधु नदी हुई। सिंधु नदी, सरस्वती। अब लिखिए, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, सरस्वती को, क्योंकि इसको कहा गया है माते तमा, देवी तमा। ठीक है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। माते तमा, नदी तमा, देवी तमा कहा गया है।
सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती को माना गया है माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, और गंगा का एक बार उल्लेख है और यमुना का 2 बार उल्लेख है। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वैदिक संहिता। वैदिक संहिता, इसमें 4 वेद थे। वैदिक संहिता में कितने वेद थे? 4 वेद। ठीक है भाई, 4 वेद कौन कौन से? 4 वेद वैदिक संहिता में, 4 वेद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। 4 वेद हैं वैदिक संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। वैदिक संहिता किससे मिलकर बना है भाई? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। अब वेद 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सब जाने। इन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो तैयारी करने वाला ना जानता हो, लेकिन इनके अंदर की जो बात है, इनके जो अंदर की बात है वो आपको बताएंगे अभी। क्या? ध्यान दे, सबसे पहले आप जान लीजिए कि वेद 4 है। कौन कौन से है भाई? ऋग्वेद है, एक बार की बात है भाई, हमारा एक छोटा सा बच्चा था, वो क्या कह रहा था, वो ये कहता था कि मैंने कहा बेटा दवाई को पी लिया था? दवाई को पी लेना था, पी लिया तो मुझे था। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम कहते कुछ और है और समझ लेते कुछ और है। तो हुआ क्या कि उसने कहा कि दवाई को पी, मैंने मतलब उसके फादर ने कहा कि दवाई को पी लिया था। उसने कहा दवाई को पी लेना था, पी लिया तो मुझे था। ठीक है, तो थोड़ा समझने की वाली बात होती है। तो ऋग्वेद, इसके बाद भैया आपका आता है सामवेद, इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद, और उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ एक चीज और बच्चे भूल जाते हैं हमेशा, वेदांग। ये बहुत जरूरी याद रखना आपको। वेदांग, वेद कितने हमारे? वेद हमारे 4 हैं और वेदांग हमारे 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। व्याकरण, ये हमारे 6 वेदांग हैं। और एक बात और याद रखना, वेदांत। वेदांत किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा इसका सही आंसर देगा वीडियो को अपलोड हो जाने के बाद। वेदांत, वेदांग 6 है भाई। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, छंद, व्याकरण। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं। सबसे पुराना पुराण पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और पुराणों के रचयिता कौन है? अब बताओ जरा।
पुराणों के रचयिता बताया गया लोमहर्ष ऋषि को। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। ठीक है, प्रमाणिक कितने हैं? 12 हैं। प्रमाणिक 12 है भाई उपनिषद। आरण्यक कितने हैं? आरण्यक प्रमाणिक 7 हैं। आरण्यक कितने हैं? प्रमाणिक 7 हैं। वेद और उपवेद, अब आप जो है हेडिंग डालेंगे वेद और उपवेद, वेद और उपवेद, और कौन से वेद में क्या काम है, ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। ऋग्वेद, ऋग्वेद इसका उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई? आयुर्वेद। इसमें क्या होता है? आयुर्वेद में चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये तो सभी को पता है कि आयुर्वेद में क्या होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान होता है इसमें। सामवेद, स से साम और स से संगीत, यानी कि इसका उपवेद होता है गंधर्व वेद। आपने कभी देखा होगा आसमान में कभी कभी कोई पुराने नाटक चलते थे, महाभारत रामायण, और कुछ भी कांड होता था ऊपर वो ढोल से लेकर खड़े हो जाते थे, उनको आज के टाइम में बोलते हैं, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ भाई आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो भाई एक बीच में बच्चा आ गया था, वो पानी वानी ले गया था, सॉरी इसके लिए, पानी कहते पानी पी लो। तो भाई मैं आपको बता रहा था गंधर्व, गंधर्व क्या होता है? गंधर्व वेद। इसमें क्या होता है भाई? इसमें आपका होता है संगीत और कला, स से संगीत, स से सामवेद। अब आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है भैया? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसमें क्या होता है? देखो धनु, धनुष से याद आएगा युद्ध कला और शस्त्र विद्या, धनु से याद रखना, धनुष। तो धनुष में क्या होगा? युद्ध होगा, युद्ध कला होगी, शस्त्र और विद्या होगी। इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद ये जादू टोना होता है, इसका होता है शिल्प वेद। इसका उपवेद क्या होता है? शिल्प वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद। अब इसकी ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? इसकी ट्रिक है गंध सी आए, गंध सी आए। एक बार फिर देखना, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है भाई, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा वेद और उपवेद, वेद एवं उपवेद, वेद एवं उपवेद। भैया वेद एवं उपवेद क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिए ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। भैया ऋग्वेद में ये री है ना, री, री वो ऋषि होता है, और ऋषि मुनि जो होते थे वो जंगल में रहते थे, जंगल में होती है जड़ी बूटियां, तो जंगल में जड़ी बूटी से आप क्या याद करोगे? आयुर्वेद, आयुर्वेद। देखो मेरा एक प्रयास है आपको याद कराने का, बाकी आप होशियार है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। इसके बाद आता है दूसरा, ये था आपका कौन सा भाई? ऋग्वेद के बाद ये आता है आपका सामवेद, सामवेद। तो सामवेद, स से शाम, श से संगीत। इसमें क्या होता है? इसका होता है गंधर्व, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसका क्या था भाई? धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसके बाद चौथा आता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना यानी कि शिल्प वेद, शिल्प वेद। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। इसकी ट्रिक बनती है गंध सी आए, गंध सी आए।
अब देखो गंधर्व वेद, धनुर्वेद और आपका ये हो गया शिल्प वेद और ये आयुर्वेद। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। गंध, गंध सी आए। ठीक है भाई। आयुर्वेद में क्या होता है, दवाई औषधि स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं। गंधर्व वेद में क्या होता है भाई, गंधर्व वेद में होता है आपका, इसमें होता है आपका गंधर्व वेद में क्या होता है, गंधर्व क्या होते हैं भाई, जो आपके जो होते हैं ना, कभी कभी पुरानी जो रामायण महाभारत होते थे, तो उसमें जब युद्ध वगैरह होते थे, तो जब कोई जीत जाता था, तो कौन सा देवता पक्ष का, तो गंधर्व आते थे और फूलों की वर्षा करते थे। ठीक है, तो गंधर्व ऐसे याद करना। इसके बाद यजुर्वेद, इसका क्या है भाई, धनुर्वेद। धनु, धनु से याद रखना, धनुष। और धनुष कहाँ होता है भाई, धनुष होता है इसमें युद्ध में, धनुष। इसका की पॉइंट पकड़ना बस आपको। अथर्ववेद, ये जादू टोना है। शिल्प, शिल्प होता है यानी कि शिल्प होता है मंत्र मंत्र करना। ठीक है भाई, शिल्प वेद इसलिए इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े भाई। ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसकी और की पॉइंट्स को लेकर के।